नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। 102 सीटों के लिए नामांकन जारी है। लोकसभा चुनाव में गारंटी वर्सेस गारंटी, किस तरह से पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़े हुए हैं मुद्दों को लेकर, गारंटी को लेकर, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि हाईकोर्ट में ईडी और केजरीवाल किस तरह से आमने सामने आए हैं। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। अधिसूचना जारी होने के साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर होगा मतदान। हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी होंगे चिराग पासवान। एआईएडीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। डीएमके ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र, साथ ही साथ 21 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की। कांग्रेस भी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल में एक्शन में आयकर विभाग। ममता सरकार में मंत्री अरूप बिस्वास के भाई स्वरूप बिस्वास के टॉलीगंगा स्थित आवास पर आईटी की छापेमारी। केजरीवाल को सता रहा है गिरफ्तारी का डर। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था सवाल, ईडी के समन पर हाजिर होने में क्या है परेशानी। समन केजरीवाल को और ईडी से कहा जवाब देने को। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिल दहलाने वाली हुई वारदात। 2 मासूमों की बेरहमी से की गई हत्या। पुलिस ने एनकाउंटर में हत्यारोपी को किया ढेर। आरोपी के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है, उसके संदर्भ में खबर आपको दिखाते हैं। क्योंकि आज की अगर देखा जाए तो चुनावों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए आज से अधिसूचना जारी हो गई है और प्रत्याशियों के लिए नामांकन दाखिल करने की शुरुआत हो गई है। तो आज से लेकर के 27 मार्च तक पर्चे भरे जा सकेंगे। ये एक तरह से देखा जाए तो चुनावों की शुरुआत आज से हो गई है। आज के दिन के साथ ही नामांकन शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। आज से प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 27 मार्च तक भर सकेंगे पर्चा। तो 27 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे पर्चे और आज से इनकी शुरुआत हो गई है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कुल 7 चरणों में हो रहे हैं ये चुनाव। तो 7 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को काउंटिंग होनी है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इस बीच एआईएडीएमके और डीएमके ने अपने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। एआईएडीएमके ने 16 जबकि डीएमके ने 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। डीएमके ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें राज्यपाल कार्यालय पर निशाना साधा गया है। तो सीधे सीधे राज्यपाल के साथ जो कन्फ्रंटेशन था वो घोषणा पत्र में भी उसका जिक्र किया गया है। घोषणा पत्र के मुताबिक राज्यपाल को शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 361 को निरस्त किया जाएगा। और डीएमके का घोषणा पत्र कहता है कि नीट पर रोक लगाई जाएगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को वापस लिया जाएगा। इसी के साथ राज्य में सीएए और यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा और टोल गेट हटा दिए जाएंगे।
वहीं कांग्रेस पार्टी आज कर सकती है अपनी तीसरी सूची जारी। उम्मीदवारों की तीसरी सूची कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। 40 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। लोकसभा 40 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज कांग्रेस कर सकती है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कल हुई थी सीईसी की बैठक। दरअसल जो कांग्रेस की चुनाव समिति है उसकी बैठक कल हुई थी। बैठक में 11 राज्यों के करीब 85 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई थी। कांग्रेस और आरएलपी के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर बैठक में आज हो सकता है फैसला। यह राजस्थान से जुड़ी हुई खबर है। कांग्रेस और आरएलपी के बीच में गठबंधन की संभावनाओं पर बैठक में फैसला हो सकता है। तो तमिलनाडु में पीएमके और बीजेपी के बीच गठबंधन ने राज्य की सियासत को दिलचस्प बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एआईएडीएमके और डीएमके वहां पर उसने अपनी सीटों का ऐलान किया है और पीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक शुक्रवार को संभावित है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं। ऋषि, पहले चरण के नामांकन की शुरुआत, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जो हम बार बार कह रहे हैं कि चुनावों का बिगुल बज गया, तो आज से सही मानों में चुनावों का बिगुल बजा हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से ये नामांकन में, क्योंकि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और बहुत सारी जो चीजें हैं वो फोर्स में तो अधिसूचना के साथ ही गई थी, लेकिन आज से उनका प्रभावी रूप देखने को मिल सकता है। बिल्कुल निखिल, जिस तरीके से हमने देखा कि चुनावों की घोषणा के साथ ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो गया, तो वहीं आज से जो दूसरा चरण है, जबकि चुनावों की असली शुरुआत तभी से मानी जाती है जब नोटिफिकेशन आ जाता है। अलग अलग चरणों में अलग अलग नोटिफिकेशन की डेट्स हैं। पहले चरण के लिए आज से नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके माध्यम से हमने देखा है कि देश भर में प्रत्याशियों ने, अलग अलग दलों के प्रत्याशी, निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बहुत सारे लोगों ने नामांकन दाखिल कर भी दिया है। नामांकन के बाद ही प्रत्याशी मैदान में होते हैं और उसके बाद जिस तरीके से नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आती है, तब तक ये माना जाता है कि कौन कौन मैदान में आ रहा है। उसके बाद नाम वापस लेने की तिथि आती है और उसके बाद स्क्रूटनी के बाद फाइनल हो जाता है कि कौन चुनावी मैदान में है। तो इस लिहाज से देखें तो पहले चरण के लिए हम जानते हैं कि 21 राज्यों की 102 सीटों पर ये नोटिफिकेशन आज से शुरू हो गया है और इसमें हमने देखा है सुबह से ही चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को शुरू करते ही ये भी आदेश दिए कि अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ पर विधानसभा के चुनाव हैं उस प्रक्रिया को भी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में ये हैं, तो इस तरीके से हम देखें तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव की जो नोटिफिकेशन है वो भी आज शुरू हो गया, जबकि लोकसभा का चुनाव भी पहले चरण में वहाँ पर है। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है, इसमें जो चुनावी संग्राम है वो आज से शुरू हो जाता है। हम देखते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से जो प्रत्याशी हैं वो नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जाते हैं और इसमें कई बार हमने देखा है कि एक शक्ति प्रदर्शन भी करते हुए वो नज़र आते हैं। तो इस मामले में चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं कि जो उन्हें गाइडलाइन सौंपी गई हैं, जितने लोग जा सकते हैं, जितनी गाड़ियां अलाउड हैं, उन्हीं को ही वहां पर वो लेके जाएंगे। तो आयोग ने जिस तरीके से शुरुआत से ही जो कार्रवाई शुरू की है और इसमें जिसने भी कोताही बरती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। हमने हाल ही में देखा कि 6 राज्यों के गृह सचिवों को बदल दिया गया और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बदल दिया गया। तो इस तरीके की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो प्रोसेस है, उसको पूरा करने में जो आयोग ने कमर कसी है, उसको आज से हम कह सकते हैं कि पहले चरण के लिए ये कवायद शुरू हो चुकी है। जी, निश्चित तौर पर तो आज के बाद से जिसको कहते हैं कि सभी की निगाहें, और जिस तरह से उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है उसमें भी तेजी आई है और इन सब पर निगाहें जो है वो चुनाव आयोग की रहेंगी। हम बार बार विस्तार से इसको बता चुके हैं और ऋषि आप भी कई बार इसको बता चुके हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हमारी जो गारंटी बनाम गारंटी कि किस तरह से चुनाव में जो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं
बल्कि जो उनकी अपनी घोषणाएं हैं उसको दूसरे के सामने बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक पार्टी गारंटी दे रही है तो दूसरी पार्टी भी गारंटी दे रही है। जहां पर बीजेपी कह रही है कि उसके पास मोदी की गारंटी है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि वो उसके पास न्याय की गारंटी है और तमाम न्याय की वह बात कर रही है। 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कर रही है। तो चुनावी शंखनाद बजते ही देश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पहले फेज का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। यह भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी कि उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनावी शंखनाद बजते ही देश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले फेज का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। लेकिन मुद्दे को लेकर विपक्षी गठबंधन में किंतु परंतु बरकरार है। बीजेपी के 370 और एनडीए 400 पार के नारे को लेकर पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं और इस बार बीजेपी का जो फोकस है वो साउथ में है। विकसित भारत संकल्प के साथ मोदी की गारंटी से एनडीए में चुनाव जीतने का संकल्प है। तो मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो काम मोदी जी कहते हैं उसको पूरा करते हैं और यही मोदी की गारंटी है। गारंटी पूरा होने की गारंटी में कांग्रेस पार्टी की न्याय योजना में 25 गारंटी रखी गई है। संभवतः यह पार्टी का मैनिफेस्टो है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ही 5 न्याय की योजना लोगों के सामने लाई गई थी। बीजेपी जहां अपने पुराने वचन को पूरा करने के परफॉर्मेंस पर दम भरती है। बीजेपी का कहना है कि जो वो वादा करती है उसको पूरा करती है और ये उसका परफॉर्मेंस पूरे 10 वर्षों तक दिखा है। वहीं कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना में राहुल गांधी के गारंटी को बड़ी कामयाबी मानती है। उसका कहना है कि जो मॉडल उसने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में दिया है वो एक बड़ी गारंटी है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि 5 न्याय और 25 गारंटी के न्याय पत्र को लेकर वे घर घर पहुंचेंगे। 2019 में भी राहुल गांधी ने न्याय योजना से 72,000 रुपए के न्यूनतम आय की गारंटी दी थी। लेकिन तब भी पार्टी ने नहीं बताया था कि पैसे कहां से आएंगे और ना ही पार्टी आज बता रही है कि ये जो 5 न्याय के साथ 25 गारंटी है उसके लिए फंड कहां से आएगा। चुनावी गारंटी को पूरा करने में लगे कांग्रेस शासित राज्यों के आर्थिक विकास का हाल जग जाहिर है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की 26 सीटों पर न्याय यात्रा राहुल गांधी ने की थी। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की 26 सीटों पर वो अपनी न्याय यात्रा को लेकर गए थे। वहां से उनकी न्याय यात्रा गुजरी थी, लेकिन न्याय यात्रा राहुल गांधी ने की थी, लेकिन मैदान में वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। 17 सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस। खबर है कि उत्तर प्रदेश की अपनी पारंपरिक सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दूरी बनाए हुए हैं। तो इस बात की खबर आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की अपनी सीटों अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके बारे में बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि सबके झोली में आर्थिक मदद देने वाली न्याय योजना के बावजूद वरिष्ठ नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो जो वरिष्ठ नेता है, जिसको कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो होता हुआ कांग्रेस में नहीं दिख रहा है। जो वरिष्ठ नेता है वो चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल मैदान में महायोद्धा से बनता है और पुराने योद्धा बाहर रहने की इच्छा जता रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का क्या कुछ कहना है। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने चुनावी मैनिफेस्टो में 5 न्याय वाली 25 गारंटियों की घोषणा की है। क्या है गारंटी, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं जयराम रमेश। अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये दोहराते रहे हैं कि जिसके पास कोई गारंटी नहीं है उसकी गारंटी खुद मोदी देते हैं।
आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। और इससे पहले कि हम मेहमानों से तारुफ कराएं, उस चर्चा में जोड़े उनको, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और गारंटी बनाम गारंटी जिसकी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक लोकेश जिंदल जुड़े हुए हैं, जिनकी एफिलिएशन कांग्रेस से ज़्यादा है, तो हम उनको समझेंगे कि वो कांग्रेस का पक्ष ज़रूर रखेंगे। और साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। तो उनके साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, विनोद मिश्रा जी के साथ में। विनोद मिश्रा, आपने देखा कि तमाम पर्सनल अटैक्स इस चुनाव में, हर चुनाव में होते रहे और इस चुनाव में भी लगभग उसी के साथ शुरुआत हुई है, चाहे वो सनातन की बात रही हो या फिर जो परिवार की बात रही हो, उसका बड़ा हिसाब लिया गया है। लेकिन मुद्दे कहीं ना कहीं देखा जाए तो गायब हैं। तो अगर इसको ये समझा जाए कि ये जो चुनाव है एक बार फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने पर उतर आए हैं और मुद्दे गायब हैं, तो गलत नहीं होगा। निखिल, अगर आप ये देखें कि मिशन 2024 पे निकले हुए महायोद्धा जो है वो अपने अपने तरीके से घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप जब दोनों तरफ का आपको देखना होगा कि एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी जो विकसित भारत संकल्प के साथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो का उनका आप देखिए कि पूरे मिशन दक्षिण की तरफ अगर आप देखें तो जिस तरह से एक जन सैलाब और जन समुद्र सा उमड़ रहा है। उधर दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन अभी भी जो सीट शेयरिंग के रूप में अपने अपने पार्टियों को लेके और अधिक से अधिक पार्टियों को जोड़ने की कवायद में उनकी भी कोशिशें जारी है। अब सवाल ये है कि गारंटी बनाम गारंटी का आपका जो आज का टॉपिक है वो कितना कमाल का है कि आप ये देखिए, एक तरफ आप ये मोदी की गारंटी के बनाम जो ये न्याय यात्रा के साथ में जो ये न्याय योजना के साथ 25 गारंटी की बात है, दोनों को एक तरह से समझने की भी जरूरत है। मोदी की गारंटी जब आप कहते हैं तो उसके साथ में उनका अपना ये दावा है, बीजेपी का दावा है कि उसने 2019 के अपने जो मैनिफेस्टो थे उस मैनिफेस्टो को जमीन पे उतारने में कामयाबी पाई है। तो एक तरफ पीएम मोदी का और बीजेपी का आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सा जो टॉल क्लेम है इसका जो 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए का, तो उसमें आप देखिए कि उन्होंने अपने पहले काम को गिनाया है और यूपीए और अपने 2019 के का जो उनका मैनिफेस्टो था उसको अक्षरशः लागू करने, उस वचन को पूरा करने का दावा है। साथ साथ उनका जो विकसित भारत का अपना एक रोड मैप है 2047 तक का, और विकसित भारत को लेके जो एक सामने में लोगों के सामने में अपने रिपोर्ट कार्ड को लेके आए हैं,
तो ये इस तरह के दावे के साथ में कांग्रेस के साथ में अभी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के न्याय जोड़ो यात्रा एक मॉडल है। और उस मॉडल में जब राहुल गांधी अपने यात्रा के साथ में जुड़ते हुए जिस तरीके से अपने एजेंडा को घोषणा करते हुए रहते, तो उनके साथ में भी एक मॉडल है। जिस मॉडल की बात वो कर रहे हैं उसमें उसने तेलंगाना का, कर्नाटक का और हिमाचल में जो राहुल गांधी की 5 गारंटी थी, और उसमें उनको लगा कि शायद यही बड़ी कामयाबी भी थी जिसके कारण लोगों ने वोट किया और कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो उनका वो एक्सपेरिमेंट को न्याय यात्रा के साथ में पूरा होने के साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका घोषणा 5 न्याय के साथ 25 गारंटी की बात कही गई है। लेकिन लोगों के सामने में तो एक एग्जाम्पल सामने में है कि 2019 के चुनाव में अगर आपने देखा होगा, राहुल गांधी इसी तरह की न्याय योजना लेके आए थे जिसमें न्यूनतम आय की गारंटी दी गई थी और प्रति व्यक्ति का 70,000 रुपये का एक मासिक जो वार्षिक आय उसको देने की गारंटी दी गई थी। लेकिन उस समय भी यह नहीं बताया गया कि ये 70,000 जो रुपये मिलेंगे पर हेड गरीब परिवारों को, जो न्यूनतम आय की बात आप करेंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा, जबकि उस समय में भी जो उसका बजट था मोर और लेस जो उसका खाका खींचा गया था वो लगभग 4 लाख करोड़ का था। तो आज के जो न्याय योजना में 25 गारंटी है, वो गारंटी का आपके पास में रिसोर्सेज क्या है, उसका आप पैसा कहां से लाएंगे, अगर आप ये नहीं बताते हैं तो लोग यही मानेंगे कि जो न्याय योजना आपका 2019 का है वो था, वही कम से कम ये 25 गारंटी की न्याय जो पत्र है वो लगभग आपका बराबर है। जी 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 बिल्कुल। लोकेश जिंदल जी से अगर इसका इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करें। लोकेश जिंदल जी, आपने सुना कि किस तरह से जो न्याय यात्रा है और या जो न्याय की गारंटी गई है 5 न्याय 25 गारंटी, उसके तहत अगर ये देखा जाए तो एक बार फिर कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं बताया गया है। किस तरह से पब्लिक इस पर विश्वास करेगी जब जो जिस बात का जिक्र अभी विनोद जी कह रहे थे कि 2019 में 72,000 70,000 रुपए गरीबों को देने की बात कही गई थी, लेकिन जनता के सिर चढ़कर वो बोली नहीं, क्योंकि वोट नहीं मिले तो ये माना गया कि जनता ने नकार दिया। इस बार क्या ये बेहतर नहीं होता कि फाइनेंशियल मॉडल भी लेकर आते साथ में कि कैसे कैसे देंगे, कहां से लाएंगे पैसे? जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, वर्तमान में और या पिछले 10 सालों में क्या परिस्थितियां रही। कॉर्पोरेट टैक्स जो किसी जमाने में 32% 34% होता था, उसे घटाकर आज 22% कर दिया गया है। डायरेक्ट टैक्स जो कि पूंजीपतियों के ऊपर इंपोज किया जाता है, जो कि डायरेक्ट इनकम पर होता है, उसे घटा दिया गया है और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन की, तो कांग्रेस पूंजीपतियों पर ज्यादा टैक्स लादने का दावा करती है और मानती है कि अगर हम रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो उसमें हम जो पूंजीपति हैं जो ज्यादा सब्सिडीज लेते हैं और जो ज्यादा जिनके पास में रिसोर्स एलोकेशन है, उनसे उनका कर बढ़ाकर वो जो पूल है उसको श्रमिक है, किसान है, युवा है, महिलाएं हैं, इनमें बांटा जाए तो इससे न केवल डिमांड क्रिएट होगी और एक इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगी। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं लाभधारी, आजकल वर्तमान में सरकार बहुत बातें करती है कि ये इतने लाभधारी है, इतने लाभधारी, तो पहला प्रश्न उठता है, क्या हमने ये स्वतंत्रता लाभधारियों के लिए बनाई थी या फिर भागधारियों के लिए? देखिए, लाभधारी और भागधारी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब हम किसी एक व्यक्ति को लाभधारी बनाते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर जैसे एक एहसान कर दिया सरकार ने, जैसे सरकार ने उसके ऊपर एक उपकार कर दिया, ऐसी भावना के साथ सरकार कार्य करती है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को भागधारी बना देते हैं तो उसके साथ न्याय करते हैं। और इसीलिए इन 5 न्यायों की बात है। और 5वां जो न्याय है वो है हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी न्याय के तहत सरकार ये चाहेगी कि कर से लेके, टैक्स से लेके, बैंक के फाइनेंस से लेके, जो भी सब्सिडी मुआवजा कराई जाती है, जिन पर एक व्यक्ति को पेमेंट दी जाती है, उसके रोजगार से लेके, उसके आय से लेके, इन सब में न्यायिक तौर पर निर्णय होंगे, न केवल कि कुछ पूंजीपतियों के लिए निर्णय। तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस की सोच है। वैसे इस तरह की सोच के साथ कर्नाटक में भी आए थे। देखिए किस तरह से फाइनेंस का क्राइसिस वहां पर बचा हुआ है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि भागदारी होगी, लाभकारी नहीं होगी। जैसे अब 80 करोड़ लोगों को अगर भोजन दिया जाए, राशन दिया जा रहा है,
तो वो लाभकारी भी है उनके लिए, वो उस योजना के भागीदार भी हैं। किस तरह से इसको, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा एम्बिगुअस सा मुझे लगा। फिलहाल विनोद मिश्रा से मैं इस पर जी मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। हाँ, देखिए जी, कर्नाटका में वर्तमान जो परिस्थितियां है उसका अगर आप एक एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा कि इससे पहले जो सरकार थी उसने ना तो ऐसे सोशल वेलफेयर मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किए, ना उन्हें लागू किए, और जो सरकार के ऊपर ऋण था वो बहुत बढ़ता गया। लेकिन अभी भी वर्तमान में कर्नाटक की सरकार में, कर्नाटक के कैबिनेट में दिल्ली में जाकर एक धरना प्रदर्शन किया कि जिन फंड को उन्हें फाइनेंस कमीशन ने जिस चीज का दावा किया है और जिस तरह से ड्रॉट फंड का उनका अधिकार है वो उन्हें दिए नहीं जा रहे। केरल, कर्नाटक, बंगाल, जितने भी विपक्ष वाली सरकारें हैं उन्होंने इस बात पे आपत्ति फंड्स पर जताई है कि दोनों केंद्र पक्षों का सरकार- अपना अपना कहना है। फंड्स पर ये, जैसे आपने बंगाल का जिक्र किया, ये दिया, ये सारी चीजें विनोद मिश्रा और एसएन सिंह बताएंगे, लेकिन एसएन सिंह को यहाँ चर्चा में जोड़ेंगे। एसएन सिंह साहब, ये कहा जा रहा है जब गारंटी वर्सेस गारंटी की बात आ रही है तो जैसा कि लोकेश जिंदल जी ने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए कहा कि भाई जो उनकी गारंटी है वो फाइनेंशियली वायबल भी है, लेकिन आप लोग जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स घटा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, जिंदल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इनकी गारंटी भ्रष्टाचार की गारंटी है, इसमें कोई गुरेज नहीं कर सकता है। कोई ऐसा भारत का नहीं होगा जो न माने कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी देती है, उसको पूरा करती है। कांग्रेस गला काटने वालों का साथ देती है, कांग्रेस हिंदू धर्म को बोको हरम से जोड़ने का कार्य करती है, और कांग्रेस की गारंटी रहती है, चाहे वो शक्ति के माध्यम से या हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं मंदिर में, इस तरह से बातें करके हमेशा हिंदू धर्म को अपमानित करने की गारंटी ये देते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, फाउंडेशन डे से जब हम 2 सीट पाते थे चुनाव के लिए नहीं, तब भी हमने गारंटी दिया था कि जब कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान। आज देश में देखिए, एक विधान, एक संविधान, 370 में संशोधन कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने की गारंटी देती थी, भव्य राम मंदिर बनाने का गारंटी देती थी, उसको पूरा की। महिला सशक्तिकरण पे 3 तलाक जैसा कानून ले आने की गारंटी देती थी, पूरा की। और मैं कह रहा हूं, सहभागिता की इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि भाई लंदन और इटली में आवास कुछ लोगों के हो सकते हैं, लेकिन जब आप 4 करोड़ आवास देते हैं, उजाला भी करते हैं उनके घर में और उज्ज्वला भी देते हैं, किसानों को सम्मान निधि देते हैं, गरीबों की दवाई की भी व्यवस्था करती हैं, तो सहभागिता बढ़ जाती है। और इसी सहभागिता ने ऐसे जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे उनसे बार बार सवाल पूछ रही है कि भाई ऐसा तो नहीं कि देश में आपकी सरकार नहीं, प्रदेशों में नहीं, पंजाब में सरकार रहती है तो गारंटी आप कुछ और देते हैं और मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है। राजस्थान में आपकी सरकार जब आती है तो गारंटी कुछ और देकर आते हैं और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में आप कहते हैं कि हम 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, लेकिन वहां गेम से लेकर घोटाला तक हो जाता है। मध्य प्रदेश में 60 टर्म आपकी सरकार रहती थी, आपने किसानों के लिए जो कहा वो किया नहीं। हाँ, कर्नाटक में आपके मंत्री नेता जरूर गारंटी दे रहे हैं कि देश में एक और विभाजन होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए जनता को मोदी जी के गारंटी पर भरोसा है और ऐसी गारंटी पे भरोसा नहीं है जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताए। ऐसी गारंटी पे अब जनता भरोसा नहीं करेगी जिसको जनता ने चुना, लेकिन मीसा में 1.5 लाख लोगों को बंद कर दिया, देश में इमरजेंसी लगा दिया, चुनी हुई 90 सरकारों को गिरा दिया और तुष्टीकरण के लिए देश का संविधान बदल दिया। किसी की नसबंदी, किसी की खुलीबंदी, किसी की धार्मिक यात्रा पर छूट, किसी की शिक्षा पर छूट, ऐसा कार्य अब देश के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारे लोग इस तरह की तुष्टीकरण वाली गारंटी देते हैं, भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। इधर मोदी जी की गारंटी, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ जाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है, रक्षा युद्ध 102 देशों को निर्यात किया जाता है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ता है, और जो अपराधी होते हैं, दंगेबाजी होते हैं, उन पे नकेल कसने का कार्य किया जाता है, पत्थरबाजियों पे नकेल कसने का कार्य किया जाता है, आतंकवादी घटनाओं को रोकने का कार्य किया जाता है, डिफेंस कॉरिडोर, रैपिड रेल, मेट्रो और खाद के कारखाने, ये सब बनाकर विकास के कार्य किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आज जो मोदी जी की गारंटी है कि इस भारत को 5वीं नहीं 3री अर्थव्यवस्था बनानी है, भारत को एक विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है कि देश के लोगों को ऐसी गारंटी पे भरोसा है, ऐसी गारंटी पे नहीं भरोसा है जो सिर्फ मैं और मेरे लिए हो, सिर्फ परिवार के लिए हो,
और भ्रष्टाचार के लिए हो। ठीक है। सवाल लोकेश जिंदल जी आपसे अगर यहाँ आपको जोड़ना चाहें, क्योंकि ये प्रश्न जरूर उठाया जा रहा है बार बार और पहले भी उठाया जाता रहा है कि आखिर जो विपक्ष का गठबंधन है, जो कांग्रेस की अगुवाई में कहा जाए, वो लगातार कभी सनातन के ऊपर, कभी पर्सनल अटैक्स, ये इसमें क्यों सेल्फ गोल में लगे हुए हैं? क्या ये समझा जाए कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है जैसा कि बीजेपी कहती है और तुष्टीकरण के लिए? कभी परिवार के ऊपर सवाल उठाना, कभी शक्ति की बात करना। एक तरह का कूटनीति है भाजपा की। एक पहले कहानी होती थी कि गांव वालों का ध्यान भटकाने के लिए भेड़िया आया कहकर जो है सभी गांव वालों का ध्यान भटका दिया जाता था, उन्हें कहीं और लेके जाया जाता था। और कभी कभी कुछ होता है कि लोगों के ऊपर अगर सच पर से पर्दा डालना हो तो कोई एक मुद्दा जो है उसे जानबूझकर तैयार कर दो ताकि तो ये मुद्दे खड़े कौन कर रहा है? ये सब कहने की जरूरत ही क्या थी? मैं जानना ये चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि ये सेल्फ गोल जैसा है। देखिए, राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में जो उन्होंने राजनीतिक शक्ति की बात की थी, उन्होंने कहा था कि पहले भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति तपस्या कर कोई शक्ति अर्जित कर लेता है और उस शक्ति का दुरुपयोग करता है और फिर जनमानस को उस शक्ति से लड़ना होता है और तभी जाकर धर्म की पुनः। ये तो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। देखिए जिंदल साहब, आपने भी सुना होगा उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमें उस शक्ति के साथ लड़ना है। ये इतना सारा एक्सप्लेनेशन, बल्कि आपको ध्यान होगा कि उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने आके एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया कि वो दरअसल कहना क्या चाहते थे। इसी तरह से लालू प्रसाद यादव ने परिवार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। जी देखिए, शब्दों का अर्थ निकालने से पहले संदर्भ समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम किसी भी शब्द की बात कर लें, उसे संदर्भ से हटाकर किसी गलत संदर्भ में किसी भी शब्द को अगर हम उपयोग करें तो उसका अर्थ तो गलत निकलेगा ही। अब राजनीति में भाजपा हमेशा राहुल गांधी जी के बयानों को एक गलत संदर्भ, डॉक्टर्ड वीडियो के माध्यम से भी एक उन्हें गलत ठहराने का काम। डॉक्टर्ड वीडियो तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा, आपको बीच में रोकूंगा, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं, सीधे 1 to 1 चलते हैं। लेकिन डॉक्टर्ड वीडियो तो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो सीधे तौर पे जो वो तो लाइव और तमाम दिखाया जा रहा था। जो उन्होंने कहा वो टीवी चैनल्स पर, सभी चीजों पर आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा, वो सामने है। तो वो जो डॉक्टर्ड वीडियो कभी सोशल मीडिया में आता होगा। अभी मैं इन जो 2 विषयों की मैंने बात की, कम से कम उस पर हम सब एक मत होंगे कि वो डॉक्टर्ड नहीं था। अभी हाल ही में एक नितिन गडकरी जी का नहीं, मैं तीसरे पे मैं ये कह भी नहीं रहा हूं। मैं देखिए फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज, इस पर बड़ी कार्रवाई करनी है, इस पर बड़ी समझदारी दिखानी है। आप जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी और हम जैसे पत्रकारों को भी बार बार चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि फेक न्यूज ना होने पाए, सोशल मीडिया पर बड़ा ध्यान रखना है। लेकिन हम जो इन 2 विषयों की, जिस पर परिवार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जिसकी बात कर रहे हैं, वो सीधे सामने आई है, इसलिए आप उसको झुटला नहीं सकते। एसएन सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी है वो इनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर और जानबूझकर अपने इंटरेस्ट के लिए पेश करती है। नहीं, अच्छी देखिए, राजनीतिक पार्टियां हो सकता है कि कांग्रेस ऐसा करती हो, लेकिन मैं तो कहूंगा जो सार्वजनिक तौर पे आप कर्म करते हैं उसको कैसे झुटलाया जा सकता है? आप जब भगवान राम का मंदिर बने, इस पे फैसला आ रहा है तो उस पे आप वकील खड़े कर रहे हैं कि नहीं ये फैसला आ जाएगा तो भारत के पक्ष में होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। इसको कौन झुटला सकता है कि राहुल गांधी जी का स्वयं का बयान है कि हिंदू लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कांग्रेस के लोगों का बयान है कि वो तो सनातन डेंगू मलेरिया है, कुछ होता ही नहीं, रामेश्वरम तो कुछ है ही नहीं है, राम तो कुछ है नहीं। कौन बयान देता है? ये कांग्रेस के लोग बयान देते हैं। कौन कहता है हिंदू आतंकवादी होते हैं? ये तो कोई नहीं कहा कि आप राजनीतिक फायदे के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा दीजिए, और ऐसा फायदा आप पहुंचाते हो तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसा फायदा ना पहुंचाए। चूंकि आप ये कहते हैं उसके बाद बातें उठती हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं भाई, गंगा भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाते हैं, कुंभ भी भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा, योगा भी भारतीय जनता पार्टी के, सूर्य भी भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रमा भी भारतीय जनता पार्टी के, 3 तलाक भी भारतीय जनता पार्टी के, और देश का विकास भी भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लोग मत नहीं दें? आप क्यों नहीं खुलकर बोलते हैं धर्मांतरण पर? आप क्यों नहीं 3 तलाक पर बोलते हैं? आप क्यों नहीं कश्मीर पर बोलते थे? क्यों नहीं 370 पर बोलते थे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर संदेश खाली के बारे में कुछ पूछा जा रहा है
क्यों नहीं बोलते हैं? ये साफ दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, आपके पार्टी के साउथ के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर हिंदुओं को जिस निगाह से कांग्रेस देखती है, अगर वो देखना नहीं बंद करी तो समाप्त हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, आपने कहा। पूरी दुनिया देख रही 26/11 की घटना में एक विदेशी आ रहा है पाकिस्तान से और उस घटना को अंजाम दे रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। आप चले जाते हैं जहां ये होता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं जाना चाहिए, आपको उस बयान की निंदा करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कर्म भी और आपका वचन दोनों मिल जाता है। इस नाते तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाखा। आपने अगर हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया, गाली देने वाला, उसको विभाजन करने वाला, उसको अपमानित करने वाला और ये कहने वाला कि हिंदू धर्म की जो मूर्तियां हैं उसमें शक्ति नहीं बची है, जैसा राहुल जी कहते हैं, ऐसी बात आप कहेंगे तो निश्चित तौर पे एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते और देश का एक नागरिक होने के नाते हम विरोध करेंगे। ठीक है, ठीक है, चर्चा करेंगे। दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति, इस पर भी हम चर्चा कभी करेंगे, लेकिन चलते चलते विनोद जी मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में एक प्रश्न का जवाब दें कि जब पर्सनल अटैक्स पे आते हैं तो दरअसल मुद्दों से भटक जाती है सियासत, और जो देश की जनता है वो उसको दरअसल विकास के मुद्दे चाहिए। वो जानना चाहती है कि दोनों पार्टियां या दोनों पक्ष आखिर करेंगे क्या, लेकिन उससे हम कहीं भटक जाते हैं। निखिल, मैं दोनों प्रवक्ताओं का सुन रहा था और आप आज का जो हमारा मुद्दा था वो गारंटी बनाम गारंटी का था। अब जिंदल साहब तो बहुत बड़े वकील भी हैं कांग्रेस के इस प्रवक्ता के साथ साथ भी, सिंह साहब उनका जवाब दे रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि देखिए जिंदल साहब, आप अभी बहुत सारे डेटा लेके भी आए थे। सवाल ये है कि डेटा तो आप लोगों में देते हैं, लेकिन वो कितना कंफ्यूज डेटा है। आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज ही के अखबार में एक बढ़िया आर्टिकल छपा है जिसमें है कि मनरेगा एरा से कैसे एक जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल कंज्यूमरिज्म है, वो किस तरह से आगे बढ़ चुका है। आप वही मनरेगा में अटके पड़े हैं। आज जो नीति आयोग की अभी रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमरिज्म है शहरों से ज़्यादा आज गाँव में है। आज गांव की सुविधा के बारे में आप देखिए कि हर परिवार के पास में वहाँ शौचालय है और हर परिवार के पास लगभग टेप वाटर से शुद्ध जल का वहाँ की व्यवस्था है। ये बदलाव हुआ भारत है जिसमें उसके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आप झांकते भी नहीं हैं। आप जो जिस तरह से न्याय यात्रा में एक नैरेटिव बना रहे थे, उस नैरेटिव की बात करते करते मैं आपके पास अभी इसका जवाब दे रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप की बात तो आप लोग कर लिए। सवाल ये है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लेके आपने अभी उत्तर प्रदेश के यात्रा से राहुल गांधी लौटे हैं। 26 कंस्टिट्यूंसी में उनकी यात्रा हुई थी और आज जो ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों में से कोई, अभी रायबरेली और अमेठी में से कोई कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं गांधी परिवार से, तो ये वहाँ के संगठन के लोग पूछ रहे हैं कि आपके पास में अगर विनेबिलिटी नहीं है तो फिर नंबर से क्या होगा। आप कितने भी सीट पे खड़ा कर लीजिए, अगर यूपी में आपके गांधी परिवार के लोग खड़ा नहीं हो रहे हैं, सोनिया गांधी पहले राज्यसभा में जा चुकी हैं, तो ये सवाल तो लोग पूछेंगे। तो फिर आपकी ये जो 5 न्याय पत्र और उसमें 25 गारंटी की बात कर रहे हैं, तो आपको यूपी में बताने में क्या दिक्कत है। रही बात, दूसरी बात आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ी बात तो आपसे लोग पूछेंगे कि आपके इस 25 गारंटी में अगर इतना ही दम है तो आपके शीर्ष नेतृत्व जो है चुनाव लड़ने से क्यों मना कर रहे हैं। आज ही आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद जो हैं उनके कुलवर्गीय सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपना एज का हवाला दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह हवाला दे रहे हैं, ऐसे कमलनाथ ने हवाला दे रहे हैं, ऐसे सारे नेता, पी चिदम्बरम अपने एज का हवाला दे रहे हैं। ये आप ये अगर देखिए, ये महायोद्धा मैदान में नहीं उतर रहे हैं तो क्या ये महायोद्धा को मैदान में उतरे बिना वहाँ जो कार्यकर्ता है, ग्राउंड पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको मोटिवेशन कहाँ से आएगा? क्या आपके 25 गारंटी से आएगा जबकि योद्धा आपके बाहर हो रहे हैं? इन सारे चीज़ों को बताने में अगर आप लोगों के पास जाएंगे, जैसा कि आपने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम ये पत्र लेके घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो आप बताइए, लेकिन साथ में आपके साथ में वो कन्विंसिंग होना पड़ेगा कि आपके पास वो लॉजिक और कंटेंट भी चाहिए जो आप लोगों को कन्विंस कर पाए। ये चीज़ अगर आप मोदी की गारंटी में देखते हैं तो मोदी के जनसभाओं में जो उल्लास देखते हैं उसको मोदी गारंटी पे विश्वास है। इसका काउंटर करने की जरूरत है, न कि आप इस तरह से जवाब हमले, आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत हमले करके आप चुनाव माहौल को कुछ इस तरह का लंबा नहीं बना सकते। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही कि कन्विंसिंग होना चाहिए, उसमें कंटेंट होना चाहिए, लोगों को लगे कि जो ये कह रहे हैं वो सही है।
ये बेहद ज़रूरी है। और जो एक आखिरी बात जो है कि पर्सनल अटैक से कहीं ना कहीं हम जो असल मुद्दे हैं उनसे हटते हैं। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, विराम लेंगे यहाँ पर। विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया आपका, लोकेश जिंदल जी और SN सिंह जी बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि बदायूं की दिल दहला देने वाली घटना आखिर कैसे घटी और क्या कुछ उसमें हो रहा है। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बात करेंगे बदायूं की दिल दहला देने वाली घटना, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। और उससे ज्यादा शर्मसार करने की बात कि इस पर सियासत भी हो रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली बदायूं की घटना में 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। और इस निर्मम हत्या से पूरा उत्तर प्रदेश, अगर कहा जाए कि दहल उठा तो गलत नहीं होगा, स्तब्ध रह गई मानवता। मानवता को शर्मसार करने वाली बदायूं की घटना में 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। घर में घुसकर बच्चों की निर्मम हत्या करने वाला पड़ोसी नाई साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन पुलिस के लिए गुत्थी सुलझना अभी भी बाकी है कि मदद मांगने आए व्यक्ति ने ऐसे अपराध को क्यों अंजाम दिया। आखिर उसने इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड क्यों अंजाम दिया। FIR में कहा गया है कि साजिद के साथ उसका भाई जावेद भी इसमें मौजूद था और इसमें शामिल था। जावेद पड़ोसी के घर अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांगने आया था। उसका कहना था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसके वजह से उसको इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। बच्चों के पिता का कहना है कि साजिद से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्यों की गई निर्मम हत्या बच्चों की। लेकिन बेशर्म सियासत उफान पर है। सपा इसमें चुनावी सियासत ढूंढ रही है। बीजेपी ने ऐसे बयान को शर्मनाक बताया है। अभी जरूरत समाज में सद्भाव बनाकर पीड़ित को न्याय दिलाना है। और क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी ने, यह भी आपको सुना देते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने इस पर क्या कुछ कहा है, यह भी सुनाते हैं। उनके नेता क्या कुछ कहते हैं। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। तो उनका कहना है कि बीजेपी वाले चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं और ये जो हिंसा कराई गई है ये जानबूझकर सोची समझी साजिश है और इस तरह की हिंसा कराई गई। तो ये बयान निश्चित तौर पर एक बार कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि समाजवादी पार्टी को पीड़ित परिवार के साथ होना चाहिए जबकि वे राजनीति कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से एक घटना हुई है बदायूं में। परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, घटना दर्दनाक है, मानवता को शर्मसार करने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा शर्मनाक ये है कि उस पर सियासत हो रही है। और इस तरह के बयान देना, बार बार ये कहना कि इस तरह की घटनाएं जानबूझकर कराई गई हैं और बीजेपी चुनावों से पहले बहुत धीमी आ रही। जी, मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि रामेंद्र के साथ एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करें। रामेंद्र को हमारी आवाज़ ठीक से मिल नहीं रही थी। रामेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो
तो आपसे रामेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? रामेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत धीमी आवाज मिल रही है। देखिए, जो पूरी बदायूं मैं कोशिश करूंगा कि मेरा सवाल आप तक पहुंच जाए। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है जी। मैं दरअसल मानवता घटना है, और जो घटना घटित हुई इसको कहे जो जिस तरीके से देखे, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जाता है और 2 बच्चों की हत्या कर देता है, उससे पारिवारिक रिश्ते, उससे संबंध है, घर के सामने दुकान चलाता है, उस परिवार की मदद भी परिवार करता रहता है, तो ये निश्चित रूप से दुखद है। और इसके चाहे जो मायने निकाले, लेकिन जिस भी धर्म, जाति, संस्कृति के लोग ऐसा करते हैं उस पर भी उस प्रभाव पड़ता है। और राजनीतिक रूप से भी चुनाव चल रहा है तो उसके तमाम मायने निकाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ट्वीट करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराकर जीतना चाहती, क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं है, तो उसके भी तमाम चीजें निकलकर भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कई अलग अलग पोस्ट से कि जो समाजवादी पार्टी करना चाह रही है, अपने वोट को किस तरह बचाती है कि अगर कोई जघन्य अपराध भी करता है तो भी उसका वोटर अपने वोटर को बचाने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी दरअसल सवाल मेरा रामेंद्र यही था, बेसिकली ये घटना निंदनीय है। सवाल यही था कि ये घटना निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाली है। 2 मासूम बच्चों को इस तरह से उनकी निर्मम हत्या, निश्चित तौर पर सभी का दिल दहल गया, लेकिन उस पर भी सियासत करना, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? और चुनाव के वक्त कोई भी घटना उसको जिसको कहते हैं कि खाली ना जाने पाए, हर किसी चीज को भुना लिया जाए, ये जो एक आदत है राजनीतिक दलों की, कितना खराब आप इसको देखते हैं समाज के लिए? देखिए, तो समाजवादी पार्टी का ट्वीट इस मामले में आया है। हालांकि सभी राजनीतिक दल तब तक इससे बच रहे थे, इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं आया था, राजनीतिक टिप्पणी किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की टिप्पणी आने के बाद तमाम दलों ने, आरएलडी ने उस पर टिप्पणी की और कहा कि ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी की जो टिप्पणी हुई है, संघमित्रा मौर्य जो वहाँ की सांसद है बदायूं की, उन्होंने कहा है कि ये गलत टिप्पणी है, इससे द्वेष बढ़ाने वाली टिप्पणी और राजनीतिक लाभ के लिए की गई टिप्पणी है। हो सकता है कि किसी के लिए जात विशेष या संप्रदाय विशेष वोटर हो, लेकिन इस तरह जघन्य जो कृत्य किए जाते हैं उन पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। भाजपा से राकेश त्रिपाठी का बयान आया, उन्होंने उसको निंदनीय बताया है। तो इस तरीके से चारों तरफ से समाजवादी पार्टी घिर गई है और उसने अपना ट्वीट भी हटा लिया है। लेकिन उनके मन में क्या मंशा है, ये उस ट्वीट के आने के बाद साबित हो गया है। जी, ट्वीट हटा सकते हैं, लेकिन जो बयान अभी हमने अपने दर्शकों को भी सुनवाया रामगोपाल यादव का, वो तो फिलहाल एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि हाईकोर्ट में ईडी और केजरीवाल आमने सामने, आखिर केजरीवाल को क्यों सता रहा है गिरफ्तारी का डर। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ, तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे हाई कोर्ट में ईडी और केजरीवाल आमने सामने है। दरअसल जो एक्साइज घोटाले की बात हुई है दिल्ली में, उस पर जो ईडी समन्स लगभग 9 समन उसने जारी किए और एक में भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। उन्होंने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को जारी समन पर ईडी से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि आखिर वो वहां पेश क्यों नहीं हो सकते। कोर्ट ने कहा कि समन आपके नाम से जारी हुए हैं, आप भी देश के नागरिक हैं, पेश होने में दिक्कत क्या है। ये अदालत ने सवाल पूछा अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील थे। केजरीवाल की ओर से पेश सिंघवी का कहना था कि वो पेश होने के लिए तैयार हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी का डर है। कोर्ट गिरफ्तारी से संरक्षण दे दे तो वो पेश होने को तैयार है। यानी कि केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है और कोर्ट अगर गिरफ्तारी से संरक्षण दे दे तो वो पेश हो जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को न तो गिरफ्तारी से संरक्षण दिया और न ही ईडी के समन पर रोक लगाई है। अब ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक है ही नहीं। उसका कहना है ये मेंटेनेबल नहीं है। ईडी का कहना है कि ये मेंटेनेबल नहीं है और ईडी ने कहा कि वो इस पहलू पर ही जवाब दाखिल करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। तो 22 अप्रैल तक जवाब भी दाखिल करना है और इस मामले की अगली सुनवाई पर ईडी कह रही है कि वो इसी पहलू की बात करेगी कि मामला मेंटेनेबल नहीं है। वहीं बीजेपी ने ईडी के समन पर केजरीवाल के हाजिर न होने पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने कहा था कि पेशी से बचने को केजरीवाल ने 9 समन पर 18 बहाने बनाए थे। और दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत न मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखा दिया है कि आप कानून से बड़े नहीं हैं। केजरीवाल को कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला और ये केजरीवाल खुद ईडी के सम्मन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने आज उनको आईना दिखा दिया कि आप कानून से बड़े नहीं हैं। आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूं कि अब झूठी बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए, कोर्ट में पेश होइए। और इससे पहले कि इस पूरी खबर पर हम चर्चा करें, हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़ेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और इस खबर पर बातचीत करेंगे विकास सारथी के साथ ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। विकास, अगर सीधे तौर पर इसको ये समझने की कोशिश करें कि कोई जो संरक्षण चाहते थे अरविंद केजरीवाल अदालत से, वो संरक्षण उनको मिला नहीं, तो एक तरह से अगर कहा जाए खाली हाथ लौटे तो गलत नहीं होगा। ईडी से जरूर जवाब मांगा है अदालत ने। बिल्कुल निखिल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल 2 राहत चाहते थे। पहला, एक तो उन्होंने ये चाहा कि उनको किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन मिल जाए हाई कोर्ट से, जिसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया आज। और दूसरा, उन्होंने इस याचिका में अपने जो समन है उनको तो उन पर तो सवाल उठाया है। उन्होंने PMLA एक्ट के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी है, जिसमें जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी को या किसी अन्य संगठन को भी आरोपी बनाया जा सकता है। इस क्लॉज को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है। तो इस पर विस्तार से सुनवाई की ज़रूरत होगी। लेकिन अभी स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह के किसी भी कोर्ट से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। ईडी की स्थिति वही है। ईडी आपने बताया 9 समन हो चुके हैं, लेकिन किसी पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। 6 समन के बाद
जब ईडी पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंची थी, राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिली थी। उसके बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट में भी इसको चुनौती दी, वहाँ से भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। ये और बात है कि वो सेशंस पर नहीं, वो समन्स पर नहीं आए, क्या ये किसी तरह के कानून की अवहेलना है, इस बात को भी सेशंस कोर्ट सुन रहा था। इसी बीच में अब ये हाई कोर्ट का रुख किया उन्होंने और सभी 9 समन को चुनौती दी। कोर्ट का ये कहना था कि आखिर उनको ईडी के सामने जा करके ईडी के सवाल जवाब जो हैं उनका सामना करने में दिक्कत क्या है, क्योंकि एक आम नागरिक इस तरह के समन जब उसके सामने आते हैं तो वो जाता है और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है। केजरीवाल लगातार, उनके वकील ये कहते रहे कि उनको गिरफ्तार किए जाने की तैयारी है और ये जो पूरी बातें हैं समन भेजे जाने की और सवाल जवाब की, ये केवल ये गिरफ्तारी की एक भूमिका है और इस बात को लेकर वो निश्चित हैं कि उनको फाइनली अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अब आने वाले दिनों में ईडी क्या एक 10वां समन भेजेगा और उसको भी अगर वो पालन नहीं करते तो ईडी का अगला कदम क्या होगा, ये देखना होगा। लेकिन कोर्ट से किसी भी तरह का कोई संरक्षण अभी अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बार बार समन्स पर हाजिर नहीं हो रहे हैं, अदालत जा रहे हैं, अदालत से संरक्षण नहीं मिल रहे हैं, तो आखिर होगा क्या, ये सभी के जहन में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।